चलिए आज डिस्कस करते हैं 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का स्मरण भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती कमला देवी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्रीमती सरोजिनी नायडू। यह उनकी एक फोटो है। भारत में नेशनल वुमेन डे अर्थात राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। उनका जन्म 1879 में हुआ था। सरोजिनी नायडू को उनकी कविता और ओरेटरी अर्थात बोलने के लिए भारत कोकिला भी कहा जाता था, मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि उनको मिली थी। पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1925 में कानपुर सेशन में वो आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी थी। याद रखिए फ्रेंड्स, आईएनसी की पहली महिला प्रेसिडेंट हुई थी वह एनी बेसेंट थी, पर वो ब्रिटिश नागरिक थी। भारत की जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी आईएनसी की वह श्रीमती सरोजिनी नायडू ही थी। ओवरऑल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और साल सत्याग्रह में भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 1931 के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में आयोजित हुआ था उसमें वो शामिल हुई थी। आज़ादी के बाद सरोजिनी नायडू को यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश है वहाँ की वो पहली महिला गवर्नर बनी थी। यह पहली महिला गवर्नर बनी थी यूपी की। यहाँ उन्होंने 1947 से 1949 तक सेवा दी थी। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, नेशनल वुमेन डे और इंटरनेशनल वुमेन डे दोनों अलग हैं। नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 13 फरवरी को और इंटरनेशनल वुमेन डे जो है फ्रेंड्स वो मनाया जाता है 8 मार्च को। फ्रेंड्स, एक बात तो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था यूएन सेशन में। कब? 1977 में रिकॉग्नाइज किया गया था। आईएनसी कब फॉर्म हुई थी फ्रेंड्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये फॉर्म हुई थी 1885 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस द्वारा स्मरण की जाती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ऑल इंडिया रेडियो का शुभारंभ, एफएम की शुरुआत, यूनाइटेड नेशन रेडियो का शुभारंभ या मार्कोनी का सिग्नल भेजना। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र रेडियो डे की शुरुआत। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि रेडियो जैसे सिंपल मीडियम ने दुनिया के कम्युनिकेशन को कितना पावरफुल बना दिया। इस डेट का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन रेडियो यूएन रेडियो की ऑफिशियल शुरुआत इसी दिन हुई थी 1946 में, जो जब यूनाइटेड नेशन ने रेडियो की ग्लोबल अवेयरनेस और पीस कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग टूल माना था। वर्ल्ड रेडियो डे का जो आइडिया आया था फ्रेंड्स वह स्पेनिश रेडियो एकेडमी द्वारा आया था। किसके द्वारा? स्पेनिश रेडियो एकेडमी द्वारा प्रपोज किया गया था, जिन्होंने रेडियो के हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस के ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट करने की मांग उठाई थी। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए यूनेस्को ने अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 36वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में 2011 में वर्ल्ड रेडियो डे की शुरुआत की थी और इसे हम 2012 से मनाना शुरू कर दिए थे। 2013 में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी मान्यता दी थी। 2026 का जो थीम है वर्ल्ड रेडियो का
वर्ल्ड रेडियो डे का वो है रेडियो एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस थीम का फोकस जो है फ्रेंड्स, वह एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एआई रेडियो को जो एआई रेडियो को सपोर्ट करे उस पर रखा गया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे यूनेस्को की बात की है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है फ्रेंड्स? मैंने आपको कल बताया था, पेरिस में, फ्रांस में। ऑल इंडिया रेडियो जो है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुई थी 1936 में। बाद में 1957 में इसको आकाशवाणी कहा जाने लगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में यस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे मंजूरी मिली है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, प्रशांत कुमार, दिनेश खारा, स्वामीनाथन जे या विनय टॉन्से। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, विनय टॉन्से। यह है श्री विनय टॉन्से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में फरवरी 2026 को विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक का सीईओ नियुक्त किया है। उनके नियुक्ति को अप्रूवल दिया है। उनका टेन्योर 3 साल का रहेगा। विनय टोनसे इससे पहले एसबीआई में एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं, जिससे उनका पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एक्सपीरियंस काफी स्ट्रॉन्ग है। यस बैंक जो है फ्रेंड्स, यह 2004 में फाउंड किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या इटली। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, स्पेन। ये स्पेन का नक्शा है फ्रेंड्स। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देश भर में सोशल मीडिया पर बैन अनाउंस किया है। यह पॉलिसी उनके प्राइम मिनिस्टर श्री पेड्रो सेंगजैक ने अनाउंस की है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में। अनाउंसमेंट के मुताबिक यह बैन जो है वह एक हफ्ते के अंदर लागू किया जाएगा। इस मूव के साथ स्पेन जो है ना फ्रेंड्स, वो ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐसा करने वाला अगला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है और उसके लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हमने यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात की, तो फ्रेंड्स बता दूं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था ना, वह दुबई में हुआ था, यूएई में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कार्यक्रम लक्ष्य शून्य डंप साइट अर्थात लक्ष्य जीरो डंप साइट अक्टूबर 2026 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, DARP, अमृत, SBMG या स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स DARP। फ्रेंड्स, यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन पैदा करता है। हमने आपको ऑप्शंस दिया था इसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण। आपने जैसे ही जीरो डंप साइट सुना होगा तो आपने सोचा होगा या तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण हो सकता है या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो सकता है। पर फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है DRAP। DRAP का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, डंप साइट रेमेडियन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसको नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था और यह स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन 2.0 में है, ना कि ग्रामीण में, रूरल में। और यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा संचालित है, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत भारत के 2480 साइट के लगभग जो है साइंटिफिकली डंप साइट जो है वो रेमिडिएट मतलब उनको दूर किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। इस डंप साइट में लगभग 25 करोड़ मेट्रिक टन वेस्ट जमा है। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की है फ्रेंड्स SBM यू अर्थात
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, तो यह भी लॉन्च हुआ था 2021 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नई दिल्ली में भारत टैक्सी सहकारी ऐप किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री पीयूष गोयल या श्री नितिन गडकरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, श्री अमित शाह। 5 फरवरी 2026 को भारत टैक्सी ऑफिशियली लॉन्च किया गया, जो एक कोऑपरेटिव बेस्ड राइड सर्विस प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और इसमें ड्राइवर्स को सारथी कहा जाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीरो कमीशन पर राइड इसमें है, जहां पूरा अर्निंग्स ड्राइवर को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युवा सहकार योजना और स्वयं शक्ति सहकार योजना को कौन लागू करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नाबार्ड, सिडबी, सीबी या एनसीडीसी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एनसीडीसी। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे यह एनसीडीसी क्या है? तो एनसीडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में एनसीडीसी कहते हैं। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। एनसीडीसी के थ्रू चलने वाली युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार स्कीम्स फुली फंडेड होती हैं और इनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी एनसीडीसी खुद करता है, बिना किसी स्टेट लेवल इंटरमीडिएट के। युवा सहकार स्कीम जो है फ्रेंड्स, यह 2018 में लॉन्च की गई थी और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था यूथ लेड स्टार्टअप ओरिएंटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना और कोऑपरेटिव्स के अंदर इनोवेशन कल्चर को एंगेज करना। इसकी स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट का मैक्सिमम 80% तक फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है, जिससे नए कोऑपरेटिव्स के लिए एंट्री बैरियर कम हो जाता है। साथ ही टर्म लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी तरफ स्वयं शक्ति सहकार स्कीम, इसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लॉन्च किया था। किसको? स्वयं शक्ति सहकार स्कीम को। और इसका फोकस था वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर, जो कि कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू एम्पावर करता है वुमेन्स को और उनकी सस्टेनेबल लाइवलीहुड के जनरेशन को। अच्छा फ्रेंड्स, हमने एनसीडीसी की यहाँ पे खूब बात की है। तो एनसीडीसी कब फॉर्म हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1963 में अंडर द एक्ट एनसीडीसी एक्ट 1962। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की भी हमने बात की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो इसका गठन हुआ है फ्रेंड्स 2021 में। ये फ्रेंड्स जो पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट करते जाइएगा। किसी ना किसी फॉर्म से, किसी ना किसी तरीके से ये एमसीक्यू रूप में आपके सामने आ सकते हैं, तब आप जवाब देने में सक्षम होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्वचालित संपत्ति म्यूटेशन प्रणाली किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कर्नाटक। फिर कर्नाटक का पॉलिटिकल मैप है। कर्नाटक सरकार ने लैंड गवर्नेंस रिफॉर्म के तहत ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी म्यूटेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे प्रॉपर्टी ओनरशिप का अपडेट प्रोसेस कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है। इस सिस्टम के अंदर जैसे ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, ओनरशिप डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं, बिना किसी अलग म्यूटेशन एप्लीकेशन के। इस रिफॉर्म से पहले म्यूटेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और नोटिस पीरियड का अप्रूवल मिलने के बाद ही अप्रूवल मिलता था, जिसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। नए सिस्टम में भूमि लैंड रिकॉर्ड पोर्टल के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड किया गया है, जिससे आरटीसी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स
टेनेंसी और कॉर्प्स को डिजिटली अपडेट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सीधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट डाटाबेस से लिंक कर दिया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, जो ये भूमि प्रोजेक्ट है, यह कर्नाटक का फ्लैगशिप लैंड डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में इतिहास में पहली बार 800 बिलियन यूएस डॉलर की निचल संपत्ति मतलब स्वयं की संपत्ति पार करने वाला व्यक्ति कौन बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड या बिल गेट्स। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एलन मस्क। फरवरी 2026 में बिलियनर एंटरप्रेन्योर एलन मस्क ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया जब उनकी नेटवर्थ 800 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गई, उसको क्रॉस ही कर गई। उनकी वेल्थ में यह अनप्रेसिडेंटेड सर्च जो देखा गया वह स्पेस एक्स और एक्स एआई के कॉर्पोरेट मर्जर के बाद देखा गया। मर्ज स्पेस एक्स और एक्स एआई एंटिटी जो है उसकी टोटल वैल्यूएशन 1.25 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई, जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट टेक स्ट्रक्चर में से एक बन गई है। एलन मस्क जो है फ्रेंड्स, वह टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और एक्स एआई जैसे टेकअप स्टार्टअप्स के फाउंडर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में मणिपुर में बीजेपी विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, एन बीरेन सिंह, नेमचा किंगपक, संबित पात्रा या फिर युमनाम खेमचंद। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड, युमनाम खेमचंद। ये हैं श्री युमनाम खेमचंद। 3 फरवरी 2026 को श्री युमनाम खेमचंद सिंह को बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी ने इलेक्ट किया है मणिपुर के नए सीएम के रूप में। उनकी सिलेक्शन से मणिपुर में इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्मेशन का पाथ क्लियर हो गया है। आपको पता होगा फ्रेंड्स की स्टेट में मतलब मणिपुर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई था 13 फरवरी 2025 से, और इसका 13 फरवरी 2026 को 1 साल का टेन्योर पूरा हो गया था। फिलहाल मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है फ्रेंड्स वह सस्पेंडेड है। यह बात याद रखिएगा, रिजॉल्व नहीं है, सस्पेंडेड है। अब वो फिर से चालू हो सकती है। आर्टिकल 356 जो है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। यहाँ पे आर्टिकल 356 जो है यह प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ी सी कंडीशंस इसमें भी अप्लाइड हैं। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से आर्द्रभूमि अर्थात वेटलैंड 2026 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड डे से पहले भारत की रामसर सूची में जोड़े गए हैं? हमने आपको ऑप्शंस दिए थे, लोकटक और चिलिका, केवलादेव और सांभर, पाटना और छारी, पुलिकट और वेम्बानांद। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पाटना और छारी। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हमने बताया था फ्रेंड्स, मैंने आपको पुराने अपने सेशंस में बताया है 2 तारीख वाले सेशन में कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो हाल ही में 2 फरवरी 2026 से पहले इंडिया ने अपनी वेटलैंड कंजर्वेशन में एक नया मेजर माइलस्टोन अचीव किया था। इस ओकेशन पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने 2 नए रामसर साइट्स ऐड किए। एक तो आता है यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम पाटना बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, और दूसरा आता है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है छारी दंड वेटलैंड। इन्हें रामसाई साइट्स में जोड़ा गया है। 2014 में भारत में कुल 26 रामसाई साइट थी, जो कि 2026 में मतलब सिर्फ 12 साल के अंतर में लगभग 98 हो गई हैं। कहा जाए तो फ्रेंड्स कुल मिला के 72 रामसाई साइट्स पिछले 12 सालों में बढ़ी हैं।
दोनों वेटलैंड जो है फ्रेंड्स, यह माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड स्पीसीज के लिए क्रिटिकल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, अब कल के लिए आपका प्रश्न बताते हैं, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कल के लिए आपका प्रश्न है, ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के लिए नोडल केंद्र कौन सा भारतीय निकाय है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, DPIIT, NPC, MSME या FICCI। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कल। फ्रेंड्स, याद रखिए, सफलता के लिए तैयार रहो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित बनो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको यह सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल तथा हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।